चलिए, गुड मॉर्निंग आप तमाम बच्चों को, तमाम छात्रों को गुड मॉर्निंग। भुवन जी पुनः आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। आज का मेरा टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंसेस। हम इसके पहले जो लेसन 1 में दिए हैं वो दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की परिभाषा पर आश्रित था और उसी पर निर्भर था वो लेसन मेरा। ये लेसन जो मैं लेके आया हूँ आपको, तो इसमें है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में चुनना। देखिए होता है क्या, जब हम लोग लिटरेचर की दुनिया में चलते हैं तो हमें सेंटेंस की सख्त ज़रूरत होती है, और सेंटेंस है तो उसका अनुवाद होना चाहिए। अगर आप हिंदी सेंटेंस बोलते हैं तो उसको आपको इंग्लिश में अनुवाद करना है, और अगर इंग्लिश सेंटेंस है तो हम उसको हिंदी में अनुवाद करके अगर जान लेते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़ जाती है। चूँकि हम हिंदी भाषी लोग हैं तो हम मेरा एक सोच होता है, एक हिंदी भाषी लोगों का एक संस्कार होता है कि भाई वो किसी अन्य भाषा को हिंदी में समझ ले। अगर हम लोग समझ लेते हैं हिंदी में तो शायद हम उसके प्रति ज़्यादा ये चिन्ह जग जाता है, उसको हम लोग ज़्यादा जान लेते हैं, तो जो बात है वो स्पष्ट हो जाती है। तो चलिए, इसीलिए तो उस जब सेंटेंस कोई लिखते हैं तो सेंटेंस में जैसे हिंदी सेंटेंस है उसको इंग्लिश में बनाना है। इंग्लिश में जो सबसे पहले होता है कि एक सूत्र होता है इंग्लिश का S+V होता है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना पड़ता है और उसके बाद ये वर्ब लेते हैं। एक ये होता है, क्योंकि हिंदी सेंटेंस जो होता है अपने ढंग से होता है और इंग्लिश सेंटेंस अपने ढंग से होता है। इसलिए अनुवाद जो होता है, जैसे इंग्लिश से अगर हिंदी करेंगे तो हिंदी ग्रामर के अनुसार उसकी हिंदी होनी चाहिए, और अगर हिंदी से आप अंग्रेजी में जाते हैं तो अंग्रेजी सेंटेंस जो होगा वो इंग्लिश ग्रामर के अनुसार होगा। तो मान लीजिए हम हिंदी से अंग्रेजी करते हैं तो अंग्रेजी का रूल होता है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखिए और सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लाइए। मीन्स कि एट फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट जस्ट यू हैव टू राइट वर्ब। आपको वर्ब लिखना है, ये बात होती है। और हिंदी और इंग्लिश के, इसीलिए एक बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ कि सब्जेक्ट चुनने की महत्ता बढ़ जाती है। हिंदी सेंटेंस हो या इंग्लिश सेंटेंस हो, उसमें हमें सब्जेक्ट चुनने की आवश्यकता हो जाती है, और ऑब्जेक्ट पर भी हमारी नज़र होनी चाहिए कि हम ऑब्जेक्ट को भी कैसे रखें। क्योंकि उसमें जैसे इंग्लिश में सब्जेक्ट लेते हैं, वर्ब लेते हैं, फिर उसका ऑब्जेक्ट रख देते हैं। इसी ऑब्जेक्ट को आप अदर वर्ड्स भी कहते हैं, जैसे अपने अपने ढंग से आप कह सकते हैं। तो इसीलिए हमारा एक सोच बन जाता है कि हम किसी हिंदी सेंटेंस को अगर अंग्रेजी में ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग वी हैव टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट इन द हिंदी सेंटेंस। हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट चुनना है। अब फिर उसके बाद अगर इंग्लिश सेंटेंस हिंदी करते हैं तो उस सेंटेंस में भी हमें सब्जेक्ट की प्राथमिकता देनी पड़ेगी, बिकॉज इन दैट सेंटेंस वी हैव टू नो ऑल्सो मतलब व्हाट इज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है ये हमें जानना जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए एक टॉपिक मेरा होता है सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंसेस। सेंटेंस मतलब होता है, यहाँ मैं हिंदी और इंग्लिश करके मैंने नहीं दिया, या हम लोग हिंदी सेंटेंस हो या इंग्लिश सेंटेंस हो, दोनों में हम लोग बारी बारी से देखेंगे और ये रूल चलेगा। हो सकता है इसको 2-3 स्टेज में ले चलूँ, चूँकि मैं इसको थोड़ा स्लोली पढ़ाना चाहता हूँ, अस्थिर से अच्छा से पढ़ाना चाहता हूँ, चूँकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस पर तो आपको जैसे कोई भी चीज़ पढ़िए आप, इंग्लिश से हिंदी जब ये बात आ गई, आप पैसेज पढ़ते हैं, कंपटीशन पढ़ते हैं, एडिटोरियल पढ़ते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उसमें हमको इसकी सख्त जरूरत होती है इस थ्योरी का। और आप देखिए बहुत खूबसूरत थ्योरी है मेरा, तो इसको आप लोग जानें बढ़िया से। मेरी किताब है बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन गुरु, ये किताब आप देख लो, जो मैं पहले भी ये बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन गुरु मेरा है, और इसमें मैंने सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छा से लिखा। शायद आज तक ऐसी कोई किताब नहीं बनी जिसमें इतना सुंदर से सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा गया हो। खैर आप इस किताब से बाद में वाकिफ़ होंगे और मैं चर्चा बाद में करूँगा, तो अभी इसकी चर्चा नहीं। तो पहले इसकी चर्चा मैं करना चाहता हूँ। इसको मैं स्टेज बाय स्टेज लेके चलूँगा, आपको 1-2 स्टेज में इसको ले चलूँगा आपको, तो इसीलिए आप जानें। तो सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट में ये सबसे पहले मैं हिंदी सेंटेंस में ले चलता हूँ आपको, क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं, हिंदी से हम शुरुआत करें, और हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में हम कैसे ले जाएंगे ये हमें जानना है। और इसी थ्योरी पर तो निर्भर है रिटन एंड स्पोकन, दोनों इसी थ्योरी पर निर्भर है कि हाउ टू मेक इंग्लिश ऑफ अ हिंदी सेंटेंस, की हिंदी सेंटेंस की हिंदी हम कैसे बनाएं, इंग्लिश कैसे बनाएं, ये बहुत जरूरी थ्योरी है। तो इसलिए उस
थ्योरी को पूरा करने के लिए सबसे पहला कदम है मेरा सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट इन द हिंदी सेंटेंस। इसलिए आपका टॉपिक बनेगा ये कि आज ये कि सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, इसमें सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट अलग सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन द हिंदी सेंटेंस, इन द हिंदी सेंटेंस। इसको हम स्टेज ए मान के चलते हैं, इसको हम स्टेज ए, तो हम इसको स्टेज ए और स्टेज बी मान के चल रहे हैं इसको। तो स्टेज ए में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन द हिंदी सेंटेंस। हिंदी सेंटेंस में हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे चुनेंगे, हम लोगों की शुरुआत यहाँ से होने जा रही है और हम लोग यहाँ से शुरू करें। अब बहुत मज़ेदार टॉपिक है, आप बच्चे इसको देखो रखो। तो चलिए मैं थोड़ा सा जगह बना रहा हूँ, कैसे तो आप इसको हेडिंग कर लेंगे। आप जो भी चीज़ लिखेंगे आप नीचे लिखते चलेंगे। आप कॉपी निकाल लो, कलम निकाल लो, बैठो मेरे साथ और लिखो भाई सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट को, है ना। और तमाम बच्चे जो देखते हैं मेरा वीडियो को और सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दूसरी बात की शेयर करो, कमेंट करो भाई, आप हमें इन चीज़ों से मदद करो। बस उसके बाद मैं तो आपके साथ हूँ ही। चलिए देखिए होता है क्या, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट जब हम लेते हैं तो इसमें दो मेथड्स होते हैं। इसके दो मेथड्स हैं। मेथड्स है एक कि सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विथ द हेल्प ऑफ साइन ऑफ केस, कारक चिन्हों की मदद से। मैं इसको विस्तार से बताऊंगा आपको। कारक चिन्हों की मदद से आप फिर उसके बाद सिलेक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विथ द हेल्प ऑफ वर्ब, क्रिया की मदद से। यानी कि सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है कारक चिन्हों की मदद से, जिसको आप कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ प्रीपोजिशन, मतलब प्रीपोजिशन की मदद से ये। और दूसरा होता है विथ द हेल्प ऑफ वर्ब, यानी क्रिया की मदद से। दोनों सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। इसलिए ये स्टेज ए में हम लोग चल रहे हैं। इसके अब दो मेथड्स होते हैं, इसलिए आप इसको मैं लिख देता हूं कि दे आर टू मेथड्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। हिंदी समझ लीजिए कि कर्ता और कर्म चुनने के दो मेथड्स होते हैं। मैं इसकी हिंदी लिखने नहीं जा रहा हूं, बस आप समझ लो कि कर्ता और कर्म यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चुनने के दो मेथड्स होते हैं। दो मेथड्स, दो तरीके होते हैं। कौन कौन, जरा सा आप देख लो। नंबर एक आप लिखो, मैं हिंदी में इंग्लिश में लिख रहा हूँ, विद द हेल्प ऑफ साइन ऑफ केस। इसी कर सकते हैं आप इसके कारक चिन्हों की मदद से, या आप इसी कर सकते हैं इसी को या करके विथ द हेल्प ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की मदद से, इसकी हिंदी हो गई प्रीपोजिशन की मदद से। ये हो गया पहला मेथड। ये विद द हेल्प ऑफ साइन ऑफ केस, कारक चिन्हों की मदद से, या उसी को आप कह सकते विद द हेल्प ऑफ प्रीपोजिशन की मदद से। हम फिर दूसरा मेथड होगा इसी को, देयर आर टू मेथड्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। पहला है ये, अब मैं इसको ये कर दूं आपको मेथड नंबर 1, और अब ये हो जाएगा मेथड नंबर 2 में आ जाता है विथ द
हेल्प ऑफ यानी क्रिया की मदद से, क्रिया की मदद से। आप ये देख लो दोनों, क्रिया की मदद से और प्रीपोजिशन की मदद से, के साइन ऑफ केस। आइए हम इसको विस्तार से जानते हैं और एकदम जानिए, स्थिति समय जो लग जाए लेकिन आप इसको जानो और आप में बहुत सारे भ्रम होता है, उस भ्रम को तोड़िए। अब मैं इसको साफ करने जा रहा हूँ। पहले मैं जा रहा हूँ इसकी मदद से आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चुनने के लिए। चलिए मैं इसको साफ कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार मिटाना पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि जगह तो बनानी पड़ती है और आप लोग अपने पेज पर आगे लिखते जाइए। और एक चीज़ मैं कह दूँ कि ये मेरा जो चल ही रहा है, ट्रांसलेशन के व्यू से चल रहा है, ग्रामर के व्यू से चल रहा है, हर दृष्टिकोण से चल ही रहा है। इसी में काफ़ी अब ग्रामर के पार्ट्स, अब ग्रामर की बातें आ जाएगी इसमें सिर्फ इस टॉपिक, इस लेसन में से कंपटीशन में कैसे पूछता है क्वेश्चन, वहाँ की मैं चर्चा करूँगा आपको। और एक चीज़ मैं कह देना चाहता हूँ आप बच्चों को कि मैं अब आपके साथ मैं लगभग 20+ वीडियो डालने जा रहा हूँ। 20+ में डाल चुका भी हूँ और अब 20+ में हो जाएगा। अब मैं आपके साथ कई चीज़ें जोड़ने जा रहा हूँ, ये वोकैबुलरी जोड़ने जा रहा हूँ, फ्रेज जोड़ने जा रहा हूँ, इडियम्स जोड़ने जा रहा हूँ। उसके बाद कॉमन एरर का भी एक सीरीज जोड़ने जा रहा हूँ, आप उसको भी देखो। और मेरा टारगेट दिसंबर में जो CPO SSC जो कंडक्ट करने जा रही है, तो वो CPO की जो परीक्षा होने जा रही है मैं उसको टारगेट कर रहा हूँ, और CGL भी मेरा टारगेट है। तो इसीलिए आप लोग उसकी तैयारी करें, और उसमें अगर तैयारी में लगे हुए हैं आप तमाम बच्चों, तो मेरी शुभकामना है आप सब उसमें आओ और आप आगे बढ़ो, आप सेलेक्ट हो, उसमें मेरी शुभकामना है। और मेरी पूरी मदद आप बच्चों के लिए होगी। मैं चूँकि उसको टारगेट कर रहा हूँ, उसका वेरियस टाइप्स ऑफ चीज़ों को मैं लाने जा रहा हूँ, जितनी चीज़ों की नीड आप बच्चों को है। तो चलिए बस आप देखते जाइए और सब चीज़ को आप कलेक्ट करते जाइए और पढ़िए। मैं बेहतरीन इंग्लिश आप बच्चों को देने जा रहा हूँ, और मैं हिंदू का एडिटोरियल भी शुरू करने जा रहा हूँ और बेहतरीन ढंग से उसको शुरू करने जा रहा हूँ। और आप बच्चों के लिए ये है, मैं बहुत चीज़ें लाने जा रहा हूँ, बहुत चीज़, वेरियस टाइप्स ऑफ थिंग्स जस्ट यू विल सी हियर विद भुवन जी। आप देखोगे भुवन जी के साथ अनेक चीज़ें। तो चलिए, पहला है मेरा नंबर 1 मेथड 1 में। आप मेथड नंबर 1, मेथड 1 में है आपका कि नंबर 1 सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विथ द हेल्प ऑफ साइन ऑफ केस। साइन ऑफ केस, या इस पूरे के लिए मैं कह दूं प्रीपोजिशन। इस पूरे के लिए साइन ऑफ केस के लिए के बदले में लिख दूं प्रीपोजिशन। आप ऐसा समझ, साइन ऑफ केस और साइन ऑफ प्रीपोजिशन नहीं है, साइन ऑफ केस या साइन ऑफ केस के पूरे के लिए प्रीपोजिशन, मतलब विद द हेल्प ऑफ साइन ऑफ केस या विद द हेल्प ऑफ प्रीपोजिशन। ये है आपका टॉपिक। तो चलिए मैं सबसे पहले आप बच्चों के सामने एक चीज़ लाना चाहता हूँ। आप सबसे पहले साइन ऑफ केस को जानो क्या है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन है, ये तो कारक का चिन्ह है, ये सब साइन ऑफ केस है। तो उसमें मैं उतना नहीं जाऊंगा, बस आपको रटा हुआ होगा। मैं थोड़ा लिख देता हूँ बोर्ड पर, फिर उसके बाद उसकी मदद से मैं सब्जेक्ट चुनूंगा। आप बच्चे सब देखेंगे इसको। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ, जैसे इसमें 8 होते हैं। नंबर 1 होता है साइन केस में कि नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, इसका साइन, इसकी हिंदी होती कर्ता कारक। कर्ता कारक इसकी होती है ने, और इसकी इंग्लिश कुछ नहीं होती है। ये आपका साइन हुआ और ये आपका इंग्लिश इसकी। और नंबर 2 हो गया ऑब्जेक्टिव केस। इसका साइन को होता है और इसकी कोई इंग्लिश नहीं होती है। इसको बोलते हैं कर्म कारक। और 3 होता है इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल केस, इसकी होती से, इसकी हिंदी होती है बाय या
बाय, उसके बाद थ्रू, THROUGH, थ्रू, बाय या थ्रू या विथ, इससे के लिए ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं संप्रदान। संप्रदान, कर्ता कर्म करण, कर्ता, हाँ सॉरी, कर्ता कर्म करण हो सकता। और 4 में आएगा नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रूमेंटल। अब इसमें डेटिव आ जाता है, डेटिव केस, जिसकी हिंदी होती है का कर्म करण संप्रदान, ये होता है संप्रदान। इसकी हिंदी होती है को के लिए, जिसकी इंग्लिश होगी टू या फोर। इसकी हिंदी होती एबलेटिव, अगला है एबलेटिव केस, इसकी हिंदी होती अपादान। इसकी हिंदी होती है से, जिससे इंग्लिश होती है फ्रॉम। और पोसेसिव केस, इसकी हिंदी होती है का, के, की, जिसकी इंग्लिश होती है ऑफ। इसको होते अधिकरण। आसर गलती बोल दिया, संबंध वाचक, संबंध कारक, संबंध। उसका की उसके ये होता है, वैसे हो गया। अब हो गया आपको लोकेटिव, लोकेटिव केस। ये होता है संबंध का एक अधिकरण में पर, में होता है और इसका पर होता है। इसका में इन हो गया और यहाँ पर के लिए ढेर सारा इंग्लिश में प्रीपोजिशन दिया, ऑन, एट, ये सब होता है सब। इसका होता है अधिकरण, अपादान, संबंध, अधिकरण। और 8 में होता है वोकेटिव, वोकेटिव केस। इसके होते संबोधन, इसका होता है हे, अरे, कोई इंग्लिश नहीं। ये आप देख लो, आपके सामने सब है। इसको याद रखिएगा, आप लोग रट जाइए। इसको एक टेक्निक है याद रखने का, मैं बता दूं। NOIDA, नोएडा, नोएडा रखिए याद। और उसके बाद लिखिए PLV रखिए। किसी रॉकेट का नाम है सर PLV, PSLV होता है तो PLV रख लो आप। तो चलिए खैर ठीक है, याद करने के तरीका है नोएडा PLV। तो सबका साइन आपके सामने है। ये है आपको कारक का चिन्ह, ध्यान रखिए, कारक का चिन्ह ये है। और सब ये कारक चिन्ह कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के, अधिकरण में पर, संबोधन है। और उसकी जो इंग्लिश होती है आप इसको देख लो, ध्यान रखिए आप। मैं अब यहाँ 1 मिनट के लिए होल्ड करूँगा और चर्चा करूँगा। देखिए होता है क्या, ये आपका केस है, नाम है, नेम ऑफ केस है, कारक का ये नाम है। और उसका साइन क्या वो देख लीजिए आप। और उस साइन की जो इंग्लिश होती है वो इंग्लिश आपका प्रीपोजिशन है। यहाँ देखिए ने की इंग्लिश नहीं होती, को की इंग्लिश नहीं होती, से की इंग्लिश बाय, थ्रू, विथ दिए हैं। ये बाय, थ्रू, विथ जो भी प्रीपोजिशन है, यहाँ का को के लिए टू, फोर है, ये प्रीपोजिशन है। से के लिए फ्रॉम है, प्रीपोजिशन है। का के ऑफ है, ऑफ प्रीपोजिशन है। मे के लिए इन है, यहाँ इन प्रीपोजिशन है। पर के लिए ऑन, अपॉन, एट, ढेर सारा आपको लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशन मैं दे चुका हूँ आपको। और प्रीपोजिशन की चर्चा में जो पीछे मेरा वीडियो गया है इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश में, तो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रीपोजिशन आप उल्टा के देख लोगे, सारा लिस्ट। अब बहुत लिखना है, बार बार लिखना थोड़ा समय लेता है ज़्यादा, तो हम समय क्यों बर्बाद करें। चलिए, आपको पहले मिल चुका है, शायद आप भी समय बर्बाद करना पसंद नहीं करेंगे। तो चलिए, तो अब यही इसीलिए मैंने दिया था कारक चिन्हों की मदद से
चुनेंगे या इश्यू कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन की मदद से चुनेंगे। बात दोनों एक ही है, चूंकि कारक चिन्ह हिंदी में हो गई और प्रीपोजिशन इंग्लिश में हो गई। तो अब आइए हम लोग चुनते हैं कैसे, जरा इसको देखिए। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा यहाँ अब लिखता हूँ, अब आप देखो एग्जाम्पल। आइए मेरे साथ चर्चा करो आप सारे बच्चे। एक सेंटेंस में लिखता हूँ, यहाँ देखिए। राम ने आम खाया। एक छोटा सा सेंटेंस को आप देखिए, यहाँ देखिए। और एक सेंटेंस में लिखता हूं, राम ने रावण को, रावण उड़ाइए, मैं नहीं जाना चाहता। राम ने मोहन को मारा, मोहन को पढ़ाया। इसमें देखिए, राम ने मोहन को पढ़ाया। आइए हम चर्चा करते हैं जरा सा, और धैर्य से सुनिए इस चीज़ को, क्योंकि कोई भी चीज़ बार बार नहीं मिलती है। और ये आपका तो रिकॉर्ड होने जा रहा है, आप तो बार बार देखने को मिलेगा वैसे, लेकिन फिर भी आप समय बार बार न दें किसी टॉपिक पर, आप अच्छे ढंग से समझें ताकि दोबारा फिर इस पर समय देने की जरूरत ना हो। ये होना चाहिए हमारा सोच। आइए देखिए, अब कहता है, यहाँ देखिए साइन आया है कारक चिन्ह में, यहाँ भी ने है, यहाँ भी को है। ये सब जो लगा हुआ है सब के सब यहाँ ही से गया है। आपको ढेर सारे यहाँ साइन देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 साइन है। उसी 12 साइन में से यहाँ भी सेंटेंस में आया है, आप देख लो। अब ये कहता है कर्ता ने। अब ये इसके कहने का ये मतलब है कि ने, कर्ता ने हम जिस किसी भी शब्द के साथ देखेंगे, शब्द में खास के नाउन प्रोनाउन, चूंकि मैं प्रीपोजिशन ऑफ लिस्ट जब दे रहा था, प्रीपोजिशन जब मैं क्लास ले रहा था, मैं बोला था कि ये कारक का चिन्ह जब भी आता है तो किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ ही आता है, ध्यान रखिएगा। और किसी और के साथ आ जाए तो उसको भी संज्ञा सर्वनाम बना देगा ये। इसलिए ये जो है, ये साइन ऑफ केस जो जब भी आएगा तो ये संज्ञा या सर्वनाम के साथ ही आएगा, ये क्लियर है। तो स्वाभाविक है, तो इसकी इंग्लिश भी जो होगी, जो प्रीपोजिशन के नाम से जाना जाता है, तो ये जो है प्रीपोजिशन भी जब भी आएगा तो किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ ही आएगा, नाउन प्रोनाउन के साथ ही आएगा। ये आप विश्वस्त हो जाइए, एकदम ये कंसेप्ट है, इससे आप वाकिफ हो जाइए। अब आपका मन चंचल नहीं होना चाहिए कि ये केस किसके साथ आएगा, प्रीपोजिशन किसके साथ आएगा। ये इसका संबंध कारक के चिन्हों का संबंध या उसकी जो इंग्लिश होती है प्रीपोजिशन, इस प्रीपोजिशन का संबंध सिर्फ और सिर्फ की संज्ञा या सर्वनाम के साथ ही होता है, अन्य शब्दों के साथ नहीं। चलिए, अब जो है ने जिसके साथ रहेगा उसको क्या बनेगा, कर्ता कारक, वो ये है चिन्ह। तो ने जिसके साथ रहेगा उसको कर्ता बनेगा, यानी कर्ता बनने वाली संज्ञा सर्वनाम के साथ ने लगता है। यानी ने जिस संज्ञा सर्वनाम के साथ देख लीजिए, आप सीधा एकदम ब्लाइंडली आप कहें कि वो संज्ञा या सर्वनाम जिसके साथ ने लगा हुआ है वो सब्जेक्ट होगा, और को जिसके साथ लगा हुआ है वो आपको कर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब का। ऑब्जेक्ट जब भी होता है तो वर्ब का होता है, ध्यान रखिएगा। और भी किसी का होता है क्या, वो मैं चर्चा कर चुका हूँ आपको कि ऑब्जेक्ट दो का होता है, एक प्रीपोजिशन का होता है और एक वर्ब का होता है। तो मैं को वाला, को जब ये किसी संज्ञा सर्वनाम के साथ रहेगा तो वो ऑब्जेक्ट होगा, और वो ऑब्जेक्ट होगा वर्ब का, ध्यान रखिएगा। दो को ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन भी होता है और वर्ब भी होता है। तो वर्ब का कब होगा और प्रीपोजिशन कब होगा, अब यहाँ से शुरुआत हो चुकी है। इसलिए आप कहेंगे ऑब्जेक्ट को जब ये लगा रहेगा तो वो ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट वो किसी प्रीपोजिशन का नहीं होगा बल्कि वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर। आइए अब यहाँ देखते हैं हम लोग, ये अब ने है लगा हुआ यहाँ, तो ने तो राम के साथ लगा हुआ था। हम लोग आंख बंद करके मतलब एकदम विथ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ कहेंगे कि राम विल बी सब्जेक्ट, नो विल बी, मस्ट बी, निश्चित ही होगा और निश्चित ही है। राम इज अ सब्जेक्ट हेयर। इस हिंदी जो वाक्य है राम ने आम खाया, इसका सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ राम है और कोई नहीं। कहने का मतलब मोटा मोटी ये हुआ कि समान तौर पर ने हम जब किसी संज्ञा सर्वनाम के साथ देखेंगे तो हम उसको सब्जेक्ट मानेंगे। जैसे यहाँ आप देख लीजिए, उसने या तुमने आम खाया, यहाँ देख, तुमने आम खाया था, चलो कुछ दे दीजिए। यहाँ देखिए तुमने, तुम जोड़ने तुमने, जो वह जोड़ने उसने, ये होता है।
तो तुमने, ने यहाँ प्रोनाउन है तुम, उसके साथ ने लगा हुआ है, तो अनडाउटेडली ये दिस मस्ट बी द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, ये आपका सब्जेक्ट होगा। इसलिए पढ़ा और बड़ा आप, मैं हिंदी बोल जाता हूँ आपको, आप बच्चे लिख लेंगे मोबाइल को पॉज करके कि जिस संज्ञा या किसी हिंदी वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम के साथ ने लगा होगा वह शब्द सिर्फ और सिर्फ उस हिंदी वाक्य का सब्जेक्ट ही होगा, दूसरा कुछ भी नहीं। बस ये रूल फिर सुन लीजिए कि जिस हिंदी वाक्य में जिस शब्द के साथ ने लगा होगा, शब्द मतलब नाउन पढ़ना, फिर मैं आप सुन लीजिए सारे बच्चे, कि अगर किसी हिंदी सेंटेंस में जिस संज्ञा या सर्वनाम के साथ ने लगा होगा तो वह संज्ञा और सर्वनाम उस हिंदी वाक्य का सिर्फ और सिर्फ कर्ता ही होगा, सब्जेक्ट ही होगा, दूसरा कुछ भी नहीं। आप यहाँ एग्जाम्पल देख लो, और मैं हट भी गया, आप यहाँ इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसलिए राम ने, जिस तरह से यहाँ राम ने राम के साथ लगा हुआ, राम नाउन है, ये सब्जेक्ट बन गया। यहाँ तुम के साथ ने लगा हुआ, यहाँ तुम सब्जेक्ट बन गया। फिर नीचे वाक्य भी राम ने यहाँ भी लगा हुआ है, सेंटेंस मैंने थोड़ा चेंज किया था, आप यहाँ भी देख लो सब्जेक्ट, इसलिए ने वाले सारे के सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे। ये बात होगी। अब ऑब्जेक्ट की बात कर लेता हूँ। समान तौर पर ये देखिए, ऑब्जेक्ट को जिसके साथ लगा रहेगा, को जिस संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगा रहेगा वह संज्ञा सर्वनाम वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए ये रूल हो गया आपके लिए। आप भी इसको मोबाइल को पॉज करके आप लिख लोगे कि जिस संज्ञा या सर्वनाम के साथ समान तौर पर को लगा होता है वह संज्ञा सर्वनाम वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, वह संज्ञा सर्वनाम वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है जिस संज्ञा सर्वनाम के साथ को लगा होता है। क्लियर हो गया मेरे ख्याल। एग्जाम्पल आपके यहाँ सामने है। क्लियर। चलिए अब आगे मैं निकल रहा हूँ, तो आप देख लो यहाँ। तो अब ये बताइए, एक सोचने की बात है थोड़ा सा। अब यहाँ एक तर्क मैं दे रहा हूँ, यहाँ एक लॉजिक है यहाँ, इसको थोड़ा मैं मिटाता हूँ जगह के लिए। आप लिख चुके होंगे। देखिए, जब हम लोग कारक चिन्हों की मदद से सब्जेक्ट चुन रहे हैं, ध्यान रखिए, कारक चिन्हों की मदद से चुन रहे हैं हम लोग, तो अब ये स्वाभाविक है कि जिस शब्द के साथ ने लगा होगा वो कर्ता हो जाएगा, को लगा रहेगा तो कर्म हो जाएगा। इसका मतलब से लगा रहेगा या अन्य कारक चिन्ह जो लगा रहेगा ने और को छोड़ के, इसका मतलब क्या वो कर्ता होगा? नेवर। चूंकि आपको ये साइन ऑफ केस बता रहा है कि भाई अगर से लगा दीजिए तो करण हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा, अपादान हो जाएगा, संबंधवाचक हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा, संबोधन हो जाएगा, ढेर सारे वर्ड हो जाएंगे। वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इसलिए ने और को छोड़कर अगर दूसरा कोई भी कारक चिन्ह, कोई भी वर्ड लगा हो तो वो जो है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनता। हाँ, ऑब्जेक्ट की बात मैं करूँगा, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट बन सकता है, कैसा उसकी बात अभी चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। तो समान तौर पर ने को छोड़कर को छोड़कर दूसरा कोई भी लगा रहे तो समान तौर पर हम लोग उस वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उसको हम नहीं मानेंगे, है ना, नहीं मानेंगे। थोड़ी गाल देख लीजिए, राम की गाय बीमार है। अब क्या है, यहाँ सब्जेक्ट चुनिए, सब्जेक्ट कौन होगा? क्या राम के साथ ये की लगा हुआ? हाँ, हिंदी में कारक चिन्ह जिस शब्द के लिए आता है उसके बाद स्थान लेता है। यहाँ राम के बाद स्थान लिया की, तो राम की जो है राम का है, इसकी बात, ये की गाय का नहीं है, ध्यान रखिए। ये आपका एक ने और को छोड़कर दूसरा कारक का चिन्ह आ गया है। तो क्या यह की राम को सब्जेक्ट बनने देगा या नहीं बनने देगा? निश्चित नहीं बनने देगा, यह आपका सब्जेक्ट नहीं होगा। दूसरा कोई सब्जेक्ट होगा, मैं आगे टॉपिक बताने जा रहा हूँ, ये मैटर है। कम से कम राम, इस वाक्य में राम तो सब्जेक्ट नहीं है, बनेगा, रूल है। अब गाय बनेगा, बीमार होगा या क्या है वो तो चर्चा हम करने जा रहे हैं आगे, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ है ऐसा। तो कम से कम हम राम की बात करते हैं। जैसे थोड़ी का अगली तुमसे मुझे कुछ कहना है, कुछ कहना है। अब यहाँ देखिए, तुमसे या तुम के साथ से लग गया, तो क्या ये सब्जेक्ट बनेगा? निसंदेह नहीं बनेगा, एकदम बेहिचक बोलिए, ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा।
रूल तो है। इसलिए अब मोटा मोटी पहला रूल आपके लिए बना है कि ने और जिस सब हिंदी क्रिया के ने जिस संज्ञा सर्वनाम के साथ लगा होगा वह सब्जेक्ट होगा। ने को छोड़कर अगर दूसरा कोई भी कारक का चिन्ह किसी संज्ञा सर्वनाम के साथ रहेगा तो वह सब्जेक्ट नहीं बनेगा। पहला। और ऑब्जेक्ट के बारे में कि को जिस हिंदी की संज्ञा सर्वनाम के साथ लगा रहेगा, को जिस संज्ञा सर्वनाम के साथ लगा रहेगा वह संज्ञा सर्वनाम वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। और को छोड़कर दूसरा कोई भी अगर प्रीपोजिशन लगा होगा, कोई भी कारक का चिन्ह लगा होगा तो वह वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ये हुआ। चलिए अब मैं इसे आगे निकल रहा हूं। अब अगली बात मैं करता हूं, जैसा आप सुनो सारे बच्चे। अब ये तो हुआ। अब यहां देखिए, राम आम खाता है। राम आम खाता है, इसको याद देख लीजिए। अब ये प्रश्न उठता है कि भाई क्या इसमें तो कहीं ने नहीं लगा हुआ है, ने तो कहीं नहीं लगा हुआ है, तो फिर कैसे इसमें सब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा? सब्जेक्ट, बिना सब्जेक्ट का तो सेंटेंस का निर्माण होता ही नहीं। आप जीवन भर के लिए याद रखो, दूसरे को भी कहो। सिलेक्शन सब्जेक्ट है ये। अब सब्जेक्ट चुनने का कारक का चिन्ह का यूज हम कर रहे हैं। तो अब राम आम खाता है, तो क्या इसमें तो ने कहीं नहीं देख रहे हैं? क्या राम है, दो नाउन है, या राम है, आम है, ये तो वर्ब है, बोले क्रिया है। आपको थोड़ी ख्याल, तो वर्ब सब्जेक्ट नहीं बनता है मोटा मोटी। तो कोई संज्ञा सर्वनाम बनता है, हम दो संज्ञा आया हुआ जिसमें सब्जेक्ट बनेगा नहीं, सब्जेक्ट ये होगा। ने तो नहीं लगा हुआ है, फिर ये सब्जेक्ट क्यों होगा? हम आगे विद द हेल्प ऑफ वर्ब में हम क्लियर कर रहे हैं। आपको दोनों स्टेज भी दोनों पढ़िए, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो हम अभी जिस बिंदु पर हम चर्चा यहाँ करते हैं, हम उसी बिंदु से संबंधित बोलेंगे। अब देखिए, कहने का मतलब हुआ राम आपका यहाँ सब्जेक्ट है निसंदेह, चाहे जिस विधि से हो। मैं इसको आगे सिद्ध करने जा रहा हूँ। राम यहाँ सब्जेक्ट है, आप इसको मान, लेकिन ये सब्जेक्ट में ने तो नहीं लगा। आपको प्रश्न हो सर इसमें ने तो नहीं। ध्यान रखिए कि ने जिस हिंदी क्रिया जिस संज्ञा सर्वनाम के साथ रहेगा वो तो सब्जेक्ट होगा ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि सभी सब्जेक्ट के साथ सदैव ने लगा ही होता है। ने तो टेंस के हिसाब से आता है। पास्ट इंडेफिनिट का हिंदी है तो ने लगा देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का ने लगा देते हैं। कुछ ग्रामर, हिंदी ग्रामर में कुछ रूल्स है, कुछ खास टेंस है जिसमें ने लगता है, और समान तौर पर किसी भी सब्जेक्ट के साथ ने नहीं लगता है अनटेंस में। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो ने तो नहीं है, पढ़ाने वाला तो मैं हूँ। इसलिए आप इस बात को भी जानें कि आप यहाँ स्टार देकर आप लिख लेंगे बच्चे नीचे में कि ने वाले तो सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप सब्जेक्ट बनने वाले संज्ञा सर्वनाम के साथ सदैव ने लगा ही होता है। ऐसा रूल नहीं है ये। अब अगली बात, अब यहाँ देखिए, राम आम खाता है, निस्संदेह आम ऑब्जेक्ट है, जो खाना काम तो इसी पर हो रहा है परिभाषा के हिसाब से। आप तो आम पर काम कर रहे हैं, तो काम जिस पर हो, जिसके लिए हो, तो ऑब्जेक्ट हो जाता है। राम यहाँ आम ऑब्जेक्ट। लेकिन ये बताइए, क्या इसके साथ को तो नहीं लगा हुआ है? आप यहाँ तो को है। इसका मतलब ये भी सिद्ध होता है कि वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ सदैव को नहीं लगा होता है। सदैव वो जगह जगह पर लग जाता है। हिंदी की अपनी भाषा के दृष्टिकोण से, उसकी अच्छाई के दृष्टिकोण से, उसके सौंदर्यीकरण के दृष्टिकोण से, उसके ब्यूटिफिकेशन के दृष्टिकोण से वो लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि सब ऑब्जेक्ट के साथ सदैव को ही लगा रहता है। बिना को के भी ऑब्जेक्ट होता है वर्ब का, ध्यान रखिए। अब दो बातें आ गई कि ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी संज्ञा सर्वनाम के साथ ने लगा ही रहेगा, सब्जेक्ट बनने वाले संज्ञा सर्वनाम के साथ ने लगा ही रहेगा। दूसरी बात ये भी नहीं हुई कि वर्ब के ऑब्जेक्ट बनने वाले सभी संज्ञा सर्वनाम के साथ को लगा ही रहेगा। इसलिए बिना ने और बिना को के भी हमारे क्रमशः सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होंगे। ये हुआ साइन ऑफ केस के हिसाब से बात मैं कर रहा था। चलिए एक बात भी, अभी चल रहा है ये, अगली बात मैं थोड़ा सा कर लूं। अब देखिए, अगर अब अगली बात मैं कर रहा हूं, देख लीजिए आप कि मैं रूल है कि ने को छोड़कर या को छोड़कर जब भी कोई प्रीपोजिशन, दूसरा कोई भी कारक का चिन्ह किसी संज्ञा सर्वनाम के साथ लगा रहे तो वह सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ये क्लियर हो चुका है। अब इसकी बात थोड़ा सा अब आप देखें गौर से।
मैं यहाँ लिखता हूँ कि राम की गायों का रंग। अब ये रूल 2 जाएगा, रूल 1 था, रूल नंबर 2, राम की गायों का रंग लाल है। यहाँ ध्यान रखिए, अब ये लाल है। अब यहाँ है राम के साथ की लगा हुआ है, गायों के साथ का लगा हुआ है। यहाँ देख लीजिए, ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा, रंग नाउन है, ये भी संज्ञा है, लाल तो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट नहीं बनता है, याद रखिएगा, इसलिए लाल ऑटोमेटिकली आपका सब्जेक्ट नहीं बनेगा। और ये है तो वर्ब, वो सब्जेक्ट नहीं बनेगा। जब भी सब्जेक्ट बनेगा इन्हीं तीनों में से कोई बनेगा, ध्यान रखिए। तो अब यहाँ देखिए की लगा हुआ, यहाँ गाय के साथ का लगा हुआ, रंग बिल्कुल फ्री है। तो ध्यान रखिएगा कि ने और को छोड़कर जब भी कोई दूसरा कारक का चिन्ह, कोई दूसरा कारक का चिन्ह किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगे हों तो ऐसे संज्ञा या सर्वनाम सब्जेक्ट नहीं बनता है। हिंदी की बात आई कि ने और को छोड़कर या ने को छोड़कर दूसरा कोई भी कारक का चिन्ह, ने को छोड़कर दूसरा कोई भी कारक का चिन्ह अगर किसी शब्द के साथ लगा हो, आप ऐसे बोलो ना, किसी भी शब्द के साथ लगा हो, संज्ञा सर्वनाम की बात छोड़ दीजिए, किसी भी शब्द के साथ लगा हो तो कम से कम वह शब्द सब्जेक्ट तो नहीं ही बनेगा। क्लियर है? सब्जेक्ट नहीं बनेगा, नहीं ही बनेगा। ऐसे आप जानो। अब ये बताइए आप, क्या राम सब्जेक्ट बनेगा? नेवर। की लगा हुआ है, क्या गायों बनेगा सब्जेक्ट? नेवर। और ये बनेगा रंग सब्जेक्ट, चूंकि इसके साथ तो ने है, ने को छोड़ दूसरा भी तो ने है भाई, ने तो नहीं है, लेकिन ने को छोड़ दूसरा भी तो कारक का चिन्ह नहीं है इसके साथ लगा हुआ है, तो इसीलिए ये आपका सब्जेक्ट बनेगा। कहने का मतलब ये हुआ, सब्जेक्ट के साथ या तो ने लगता है या दूसरा कोई भी कारक का चिन्ह नहीं लगता है। सब्जेक्ट सदैव बिना कारक चिन्ह के होते हैं, याद रखिएगा। इसलिए आप यहाँ सब छांट दीजिए, वर्ब छट गया, एडजेक्टिव छट गया, ये सब्जेक्ट बन गया, ये दोनों नहीं बनेगा। उसी ढंग से मैं थोड़ा सा देख लीजिए। अब आप यहाँ देख लो, भारत के गांव में नारियों की शिक्षा का स्तर नीचे था। देखिए, जब सब सेंटेंस मेरे बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन ग्रुप पढ़िए आप धुन कर इस किताब को, तो इतना बेहतरीन सेंटेंस मिलेगा जिसका जवाब नहीं है। और इसी अनुवाद कैसे होगा? इस किताब को लोग बड़े बड़े सेंटर वाले सब पढ़ा रहे, इस किताब को लेकर के संभल तो नहीं रहा है, वो एक्सप्रेशन करने में उनकी थोड़ी बहुत कमी आ रही है, क्योंकि नकल करके बता रहे हैं आपको और अपना रूल बताते हैं। रूल मुझे हंसी आती है, मैं तो कई वीडियोस नोट करके रखा हूँ, मेरे 50-100 ट्रांसलेशन उठा के बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन ग्रुप में से ये सब एग्जाम्पल देते हैं और क्लियर नहीं कर पाते हैं। उनका अनुवाद भी, ट्रांसलेशन भी गलत बना देते हैं, गलत समझाते हैं। मैं तो देने जा रहा हूँ आपको, देखेंगे, मैं फ़ोटो खींच के देने जा रहा हूँ और उनका वीडियो साथ दे दूँगा। तभी मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मुझे वो कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई हमारे अपने यहाँ है। चलिए, तो आप इसको समझो। अब यहाँ देखिए, भारत के गांव में नारियों की शिक्षा का स्तर नीचे है। नीचे एडजेक्टिव आप ध्यान रखेंगे, अंडर में नीचे हो तो अंडर प्रीपोजिशन हो गया, तो प्रीपोजिशन की जितनी हिंदी होती है तो भाई वो तो प्रीपोजिशन ही होगी। तो नीचे ये था तो वर्ब हो गया, ये दोनों तो भाई ना ये सब्जेक्ट बनेगा ना ये सब्जेक्ट बनेगा, चूंकि एडजेक्टिव सब्जेक्ट बनता ही नहीं है। अब यहाँ देखिए, भारत और प्रीपोजिशन जब भी लगता है, कारक का चिन्ह जब भी लगता है तो संज्ञा सर्वनाम के साथ लगता है। आप इस कंफर्म हो जाइए। आप उस संज्ञा को न भी पहचानते हैं तो आप कारक चिन्ह वाले को कह दीजिए कि ये संज्ञा होगा भाई। तो इसीलिए आप यहाँ देखिए, भारत आपका ये आ गया, ये नाउन है। गांव में आपका में लगा हो तो गाँव नाउन होगा, नारियों नाउन होगा, शिक्षा ये का लगा हुआ तो निस्संदेह आपको ये नाउन होगा, और स्तर भी नाउन होगा। इसलिए कि प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड है कम से कम आप देख लो ये भी नाउन होता है। इसलिए अब देखिए, ये 1 2 3 4 5 आप इसको छांट दो भाई, हटाओ इसको। जो अब ये 5 की बात आई, इस 5 में से यू हैव टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट। इस 5 में से, 5 नाउन में से आपको सुनिश्चित करना है
कि आप कौन सा संज्ञा सब्जेक्ट होगा, कौन सा नाउन सब्जेक्ट होगा। हिंदी सेंटेंस की बात मैं कर रहा हूँ, इंग्लिश की बात इसके बाद स्टेज 2 में हम लोग जाएंगे। तो चलिए, निसंदेह आप कहेंगे कि भाई ने को छोड़कर दूसरा जब भी कोई कारक का चिन्ह लग जाता है तो वो तो सब्जेक्ट बनने ही नहीं देता किसी संज्ञा सर्वनाम को। स्वाभाविक है, रूल तो बहुत स्ट्रांग रूल आपके साथ, तो इसलिए ये भी बेचारा सब्जेक्ट नहीं बनेगा। के लगा हुआ गाँव को भी में नहीं बनने देगा, नारी को की नहीं बनने देगा, और शिक्षा को का नहीं बनने देगा। अब बच गया बेचारा, ये बनेगा सब्जेक्ट, आराम से सब्जेक्ट बनेगा। चूँकि मैं बोल चुका हूँ कि सब्जेक्ट बनने वाले संज्ञा के साथ या तो ने लगेगा या तो ने को छोड़ दूसरा कोई भी कारक का चिन्ह नहीं लगता है सामान्य तौर पर, इसलिए आपका यहाँ स्तर सब्जेक्ट है। तो इसलिए रूल बनेगा आपके कि ने तो ने लगा ही रहेगा, लेकिन ने को छोड़कर दूसरा कोई भी अगर कारक का चिन्ह किसी भी हिंदी वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के साथ लगे हों तो ऐसे हिंदी शब्द या ऐसे संज्ञा सर्वनाम सब्जेक्ट नहीं बनता है। फिर सुन लीजिए, मैं थोड़ा शॉर्ट करके बोल जाता हूं कि ने को छोड़कर दूसरा कोई भी कारक का चिन्ह अगर किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगे हों या किसी वर्ड के साथ लगे हों तो ऐसे संज्ञा सर्वनाम या ऐसे वर्ड उस सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनेगा। ध्यान रखिए, बस ये चीज, ये रूल हो गया। आप मोबाइल को पॉज करके इस रूल को लिख लेंगे, नोट बढ़िया से बना लो भाई, बहुत बड़ी चीज है ये। अब सवाल, एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, यहाँ थोड़ा ऊपर मिटा के मैं जगह बनाता हूं और आपको थोड़ा सा एक चीज और मैं कह देता हूं, आप रूल को रखते जाइए। क्लास चाहे जो भी लंबा हो या छोटा, हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि जब तक किसी रूल को मैं समाप्त नहीं करूंगा तब तक मैं क्लास एंड नहीं होगा मेरा। आप बारी बारी से उसको देख लो, क्योंकि इसका सीरीज ये होता है, क्रम होता है भाई, पढ़ा रहे हैं बस कहाँ आपको एंड करना है। क्योंकि टॉपिक लंबा है, ये तो 2-3 घंटा में जाके ये टॉपिक समाप्त होगा, तो आप उतना 3 घंटा का मैं वीडियो तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन जहाँ तक जो संभव हो पाएगा टॉपिक के अंत तक मैं बनाऊंगा, क्योंकि इस स्टेज को मैं एंड करूंगा। अब आइए मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। देखिए, प्रीपोजिशन का लिस्ट आपके पास है और उसमें प्रीपोजिशन है ढेर सारे, तो उसमें बहुत सारा ऐसा प्रीपोजिशन है जो आपको यहाँ नहीं है। यहाँ प्रीपोजिशन जैसे उनमें टिल आया है, टिल माने तक होता है। देखिए, के भीतर, इनसाइड, के भीतर, इनसाइड, जैसे बहुत ऐसा होता है। के नीचे, से ऊपर, के किनारे किनारे, अलोंग, उसमें लिखा हुआ है अलोंग बने। आप प्रीपोजिशन कर दो, बिना प्रीपोजिशन का तो इंग्लिश आप पढ़ ही नहीं सकते हैं भाई मेरे। प्रीपोजिशन को एक मिनट जबान पर रखिए उस ढंग से जिस तरह अपना नाम आप जबान पर रखते हैं, सोते जागते आप अपने नहीं बोलते हैं अपना नाम बोलने में, उसी ढंग से किसी प्रीपोजिशन के को आप कभी ना बोलें, अपने नाम की तरह उसको याद रखें। हाँ आइए, टिल माने तक, के भीतर, तो चूंकि ये प्रीपोजिशन है, ये भी प्रीपोजिशन है, और ये सब प्रीपोजिशन है, फ्रॉम, टू, ये सब प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन भाई सब एक जैसे हो जाता है, छोटे छोटे मौसरे भाई है। आप सब प्रीपोजिशन यहाँ नहीं लाए, चंद को लाए तो थोड़े है कि आप इसको छांट दीजिएगा, वो इसी ग्रुप में नहीं आएगा। हाँ ये आएगा, सिलेक्टेड है कारक चिन्ह के हिसाब से आपने उसकी इंग्लिश लाई है यहाँ। तो यहाँ देखिए इनसाइड टिल। अब एक चीज़ और मैं कह देना चाहता हूँ, अब यहाँ देखिए, शाम तक मैं पढ़ूंगा, शाम तक मैं पढ़ूंगा। या एक सेंटेंस देखिए, मैं एक रूल और इसमें जोड़ रहा, रूल नंबर 3 भी जोड़ लेंगे आप, कि ये तक देखिए, तक की इंग्लिश होती है प्रीपोजिशन, यानी टिल या बाय, कुछ भी अनटिल भी होती है, देख लेंगे अब। तो अब देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है, एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं थोड़ा सा, आप उसको भी देख लो। आप बच्चे इसको यहां देख लें। आप यहां देखो, वह घर के भीतर है। ध्यान रखिए, के भीतर, इसकी इंग्लिश होती है प्रीपोजिशन इनसाइड, या आप इन भी हो जाता है, चलो विद इन भी होता है, वो पढ़ाया जाएगा आपको प्रीपोजिशन। इस सेंस से भी हम यानी के भीतर हम 3 इंग्लिश ला सकते हैं संभवतः, 3 इंग्लिश।
अब देखिए के भीतर लगा हुआ है घर के साथ, वह के साथ नहीं है। ये प्रोनाउन है और ये नाउन है मेरा, ये प्रोनाउन है और यहाँ वर्ब है, के भीतर प्रीपोजिशन है। अब ये प्रीपोजिशन लगा हुआ इस नाउन के साथ, क्या सब्जेक्ट इसको बनने दे सकता है? नेवर। आप कौन सब्जेक्ट, उसकी बात आप जो जानते हैं पहले उस बात को छोड़िए, एक थॉट पे आइए। आप वह को सब्जेक्ट कह रहे हैं, हम चलिए भाई आपके साथ हम हैं, लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि घर क्यों नहीं सब्जेक्ट? ये भी तो नाउन है, घर क्यों नहीं सब्जेक्ट बनेगा? है तो वर्ब नहीं बनेगा। एक संज्ञा है, एक सर्वनाम है, तो एक सर्वनाम है, एक संज्ञा, माने एक नाउन है, एक प्रोनाउन है। इसमें अगर आप इसको सब्जेक्ट बना रहे, तो अब इसको सब्जेक्ट क्यों नहीं बनाइएगा? इसका आपका रूल है कि चूंकि कोई ऐसा वर्ड, ऐसा हिंदी शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगा हो, जिस शब्द की इंग्लिश प्रीपोजिशन होती है, तो ऐसे हिंदी शब्द उस संज्ञा सर्वनाम को सब्जेक्ट नहीं बनने देगा। कहने का मतलब ये हुआ, बात वही है जस की तस, कि ऐसे शब्द जिसकी इंग्लिश प्रीपोजिशन होती है, कौन सुनिएगा, ऐसे शब्द जिसकी इंग्लिश प्रीपोजिशन होती है, तो ऐसे हिंदी शब्द भी जिस संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगा होगा या जिस वर्ड के साथ लगा होगा, उस वर्ड को सब्जेक्ट तो नहीं बनने देगा, कम से कम। हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, दूसरा क्या बनेगा हम उसकी चर्चा ठहरी करते हैं। तो इसलिए के भीतर लगा हुआ घर के साथ, के भीतर की इंग्लिश प्रीपोजिशन हो रही है, इसलिए के भीतर आपको घर को सब्जेक्ट नहीं बनने देगा। इसलिए मजबूरी है आपका कि एक सेंटेंस बचता वह है, वह सब्जेक्ट है, इसमें प्रोनाउन फ्री हो गया, ये बात होती है। इसलिए रूल बन जाता है कि जिस किसी शब्द के ऐसे शब्द जिसकी इंग्लिश प्रीपोजिशन होती है, गौर से सुनिए, ऐसे शब्द जिसकी इंग्लिश, यहां देखिए तक, क्या शाम बनेगा सब्जेक्ट? साथ देखिए तो यहाँ मैं पढ़ूंगा, तो यहाँ शाम क्यों, मैं ठीक है सब्जेक्ट, तो यहाँ ये सब्जेक्ट क्यों नहीं बनेगा? आपका तर्क होना चाहिए, ये तर्क होना चाहिए। शाम नहीं बनेगा क्यों? इसके साथ ये वो वर्ड लगा हुआ जिस वर्ड की इंग्लिश प्रीपोजिशन है। इसलिए कहने का मतलब प्रीपोजिशन किसी भी संज्ञा सर्वनाम को सब्जेक्ट नहीं बनने देता है। बस फाइनल रिजल्ट कि प्रीपोजिशन किसी भी संज्ञा या सर्वनाम को सब्जेक्ट नहीं बनने देता है। फाइनल ये है आपका, इसलिए याद रखिए, ये शाम सब्जेक्ट नहीं बनेगा, मैं बनेगा, फिर उसका चर्चा मैं ही क्यों बनेगा उसकी चर्चा आगे स्टेज 2 में। और यहाँ आप समझ गए होंगे, इसलिए आप मोबाइल को पॉज करके इस रूल को लिख लोगे कि फिर मैं बोल जाता हूँ, शॉर्ट में बोलूँगा और उसको विस्तार से बोल रहा हूँ कि ऐसे शब्द जिसकी इंग्लिश कोई प्रीपोजिशन होती है, वह शब्द अगर किसी शब्द के साथ लगे हो, किसी अन्य शब्द के साथ या किसी अन्य संज्ञा सर्वनाम के साथ लगे हों, तो ऐसे संज्ञा या सर्वनाम को वह शब्द सब्जेक्ट नहीं बनने देगा, सब्जेक्ट नहीं बनने देगा। इसलिए यहाँ घर सब्जेक्ट नहीं बनेगा, यहाँ शाम सब्जेक्ट नहीं बनेगा। बहुत बातें हैं ये। और फाइनली हम ये कर सकते हैं कि कोई भी प्रीपोजिशन, बस फाइनल, कि कोई भी प्रीपोजिशन किसी संज्ञा या सर्वनाम को सब्जेक्ट नहीं बनने देता है। ये फाइनल रिजल्ट हुआ आपका कि कोई भी प्रीपोजिशन, ये जितना प्रीपोजिशन आप देख रहे हैं, ये प्रीपोजिशन किसी भी संज्ञा सर्वनाम को सब्जेक्ट नहीं बनने देगा। अब आइए मैं एक अपवाद दे करके, एक अपवाद है यहाँ, इसमें जब उसको मैं ले आता हूँ, मैं उसका इंड कर दूंगा, फिर अगले वीडियो में इसके आगे चर्चा होगी। आइए अब देखते हैं अब बात क्या है। देखिए हम लोग इंसान हैं भाई, और इंसान तो बड़े ही सब प्राणी है, और इसकी भाषा भी सभ्य है, शालीन है, नम्रता है इस भाषा में, ये होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, जो कुछ बोलते जो हैं, कभी कभी कुछ रूल का उल्लंघन करके बोलते हैं, और रूल का उल्लंघन अगर नहीं करेंगे तो लगता है कि ब्यूटिफिकेशन जो होनी चाहिए उस ब्यूटिफिकेशन में कमी आ जाती है, जो आप स्वीकार उसको नहीं करते हैं, क्योंकि आपको एक सब भाषा चाहिए, एक शालीन भाषा चाहिए आपको। अब जैसे देख लीजिए एक्सेप्शन, मैं एक्सेप्शन बता रहा हूँ आपको, इस रूल का जो अभी तक बोला हूँ उसका एक्सेप्शन है। और आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर लिखेंगे कि इसमें कमी क्या रह गई है, आप और क्या चाहते हैं इसमें,
मैं परिभाषा को बार बार मैं लिखता नहीं हूं, मैं मुंह से बोल रहा हूं, आपके भरोसे मैं छोड़ रहा हूं, क्योंकि आप मोबाइल को पॉज करके आप लिख लोगे, आप मोबाइल को रोक करके लिख लोगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर डेफिनेशन को स्पष्ट लिख दिया जाए तो हम श्योरली आपकी बात को मानेंगे, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा। आप लिखिए इस कमेंट को, सभी लोग लिखिए। बहुत इंस्टीट्यूट वाले भी इसको देखते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। और भाई जितने भी इंस्टीट्यूट वाले हैं मैं आपको सलाम करता हूं और आदाब करता हूं। भाई आप इंस्टीट्यूट चलाते हैं, बहुत बड़ी बात है कि आप बच्चों के करियर के लिए सोच रहे हैं, इसलिए आप महान हैं। और जितने भी टीचर हैं जो काम करते हैं हमारे बच्चों के करियर बनाने के लिए, सारे दे ऑल आर ग्रेट, सभी महान हैं। तो मैं ऐसे महान लोगों को सैल्यूट करता हूं, लेकिन आपकी भी सलाह की हमें ज़रूरत है। आप कमेंट करके जरूर लिखो हमें भाई। प्रणाम तड़ना मत क्या कर यार, प्रणाम का फोटो भेज देते हैं आप लोग। तो सोनी आप लिख दो भाई कि सर हम इसमें ये कमी रह गई, इसको ऐसे कर दिया जाए, मुझे अच्छा लगेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। चूँकि हम तो फिर आप के साथ हैं और आपकी कमी को पूर्ति करने के लिए हमसे जो सामर्थ्य होगा मैं करता रहूँगा। चलिए आइए अब बात थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्सेप्शन में क्या है, जैसे यहाँ देख लीजिए, राम से चला नहीं जाता है, चला नहीं जाता है। यहाँ देख लीजिए एक चीज़ और, राम को पढ़ना था या राम को पढ़ना चाहिए, कुछ हो। देख लीजिए, अब काम करने वालों को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। चला नहीं जाता, चलने वाला कौन? चला नहीं जाता मैंने राम नहीं चल पाता है, चलना काम हो रहा है यहाँ। तो चलने वाला कौन है भाई? राम है। डेफिनेशन में जाइए आप। काम करने वाले को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, यहाँ काम करने वाले राम है, यहाँ स्वाभाविक ये सब्जेक्ट है। लेकिन आप यहाँ देख लीजिए, कारा का चिन्ह लगा हुआ से, राम से चला नहीं, यहाँ मैं थोड़ा सा अच्छा से लिख देता हूँ भाई। हाँ, राम से चला नहीं जाता है। तो यहाँ देखिए से है, लेकिन फिर भी आपको यही सब्जेक्ट है, चूँकि काम करने वाले तो राम ही है, लेकिन आप प्रीपोजिशन भले लगा दिए, इससे थोड़ी होता है। काम करने वाला तो राम है, क्लियर हो रहा है, तो स्वाभाविक राम यहाँ सब्जेक्ट होगा, लेकिन आप से लगा दिए तो ऐसा कर। तो चलिए सर यहाँ भी डाल देख लीजिए, राम को पढ़ने वाला कौन है भाई? राम है। स्वाभाविक काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। अगर इसको आप बात को नहीं मानेंगे, इस डेफिनेशन को अगर फॉलो आप नहीं करेंगे, उसके अनुसार अगर आप सब्जेक्ट नहीं चुनेंगे तो निसंदेह डेफिनेशन गलत हो जाएगा। तो डेफिनेशन गलत तो हो ही नहीं सकता है। आप सिर्फ देखो यहाँ राम को पढ़ना था, पढ़ने वाला कौन है? राम है भाई, तो राम सब्जेक्ट होगा। लेकिन आप यहाँ देखिए, यहाँ भी को लगा हुआ है, यहाँ भी से लगा हुआ, और भी कुछ लग सकता है जरूरत के हिसाब से। तो एक काम करते हैं भाई थोड़े काल के लिए, हाँ एक चीज़ और मैं यहाँ लिख देता हूँ, राम की संभावना आने की है। यहाँ देख लीजिए, राम की संभावना आने की है। कौन आने वाले भाई? तो राम है, यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ की लग गया, बड़ा मुश्किल है। तो एक काम करते हैं, अगर ये गलत इसको हटा देते हैं, चलिए इसको बंद करते हैं। राम चला नहीं जाता, क्या आपका यह सेंटेंस हिंदी ग्रामर के अनुसार शुद्ध है, या क्या आपकी आत्मा इस भाषा को स्वीकार करेगी? राम चला नहीं जाता कि राम से चला नहीं जाता? तो राम से अगर हटा देते हैं तो आपको ये सेंटेंस गलत हो जाता है। चलिए ठीक है, आपकी मजबूरी है इससे लगाना, इस भाषा के ब्यूटिफिकेशन के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए, खूबसूरत भाषा लैंग्वेज बनाने के लिए। आप देखिए, राम को पढ़ना, चलिए इसको हटा दो, राम पढ़ना था। अच्छा है क्या? है नहीं अच्छा, ये भाषा अच्छी नहीं है, हम लोग ऐसा व्यवहार में नहीं यूज़ करते हैं। हमको को लगाना मजबूरी है। जब कर्म को देख लीजिए, ये लगा रहेगा तो कर्म हो जाएगा, से लगा रहेगा तो आप देख लीजिए या तो करण हो जाएगा या तो फिर अपादान हो जाएगा, कुछ होगा। आप देख लो यहाँ देखिए, राम की संभावना आने की, जरा इसको भी बंद करते हैं। राम संभावना आने वाला राम है सब्जेक्ट, इसको ये भी गलत है भाई। आपकी आत्मा स्वीकार नहीं कर सकती, यानी कि हम लोग एक सब प्राणी हैं और एक मानव होने के नाते हम लोग वी कैन नॉट एक्सेप्ट लाइक दिस लैंग्वेज। इस तरह की भाषा को हम स्वीकार कर ही नहीं सकते हैं, हम एकदम नहीं स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए चलिए भाई, तो अब आप देखो, अब मैं ये कहना चाहता हूँ, अब बात है ये, तो कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि भाषा की सुंदरता या अच्छाई के दृष्टिकोण से, आप गौर से सुनो कि भाषा, हिंदी भाषा खास करके हिंदी भाषा की सुंदरता या शुद्धता, सुंदरता या शुद्धता के दृष्टिकोण से कभी कभी सब्जेक्ट के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ भी, ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट चर्चा बाद में करते हैं, सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट की बात मत करते हैं। भाषा की अच्छाई या सुंदरता के दृष्टिकोण से कभी कभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग ने को छोड़कर अन्य कारक का चिन्ह भी प्रयोग कर देते हैं, यानी अन्य प्रीपोजिशन भी यूज कर देते हैं। अब हिंदी में बोल अन्य कारक चिन्ह भी यूज कर देते हैं, तो ये गलत नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी अनुवाद करते समय इस कारक चिन्ह की इंग्लिश हम दे ही नहीं सकते हैं।
एकदम नहीं दे सकते हैं। अगर आप दे दिए फिर ये सब्जेक्ट तब तो नहीं बनेगा, क्लियर है, निश्चित नहीं बनेगा। इसलिए याद रखिएगा कि इसलिए भाषा की सुंदरता और शुद्धता के दृष्टिकोण से कभी कभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग ने को छोड़कर अन्य कारक चिन्हों का भी प्रयोग कर देते हैं, परंतु अंग्रेजी बनाते समय ऐसे कारक चिन्ह की इंग्लिश नहीं देते हैं। और अगर इंग्लिश दे दिए तब वास्तव में इसको सब्जेक्ट बन नहीं देगा, एकदम नहीं बनने देगा। इसलिए जैसे इसका राम से चला नहीं जाता, इसका अनुवाद मैं कर देता हूं, थोड़ा सा यहाँ राम से चला नहीं जाता जगह बना लेता हूं मैं, राम कैन नॉट, और भी हो सकता कैन नॉट वॉक। अब देख लीजिए, राम कैन नॉट वॉक। अब राम के साथ कोई है प्रीपोजिशन नहीं है, एकदम तो फ्री है। राम को पढ़ना था, राम हैड टू रीड, राम हैड टू रीड, राम को पढ़ना था। अब देख लीजिए बच्चे कि क्या राम के साथ कोई प्रीपोजिशन आगे पीछे है? नहीं है। यहाँ भी राम के साथ कोई आगे पीछे है? एकदम नहीं है। राम की आने की संभावना है, इसकी हिंदी बनती है राम वाज लाइकली, LIKEL, राम वाज लाइकली टू कम, राम के आने की संभावना थी। आप देख लो राम के आगे पीछे कोई भी प्रीपोजिशन नहीं है। अगर प्रीपोजिशन लग गया, आप दे दिए, यहाँ से लगा दो, फ्रॉम लगा दो, कुछ लगा दो, तो भाई तब तो फिर गया काम से, सब्जेक्ट वो बनेगा ही नहीं। तो क्या बनेगा, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। समय लगभग 1 घंटा पूरा होने जा रहा है और थोड़ा लंबा टॉपिक है। अब इसके बाद भी लंबा टॉपिक है, लंबा टॉपिक को मैं थोड़ा सा समय देखिए समझाऊंगा, जब तक इसको बीच में ब्रेक नहीं करना चाहता मैं। आप अपना ब्रेक कर करके इसको पढ़ लो, 2 बार में 3 बार में अध्ययन करो। आप ब्रेक करो, मैं ब्रेक नहीं कर सकता, ब्रेक करूँगा फिर आपको मजा किरकिरा हो जाएगा। अब इसका ये था क्रम था, तो अब मैं इसको यही नहीं करूँगा। तो अब मोटा मोटी ये बात हो गई कि ने और ने जिसके साथ लगा होगा, समान तौर पर समान रूल है कि जिस संज्ञा संज्ञा के साथ ने लगा होगा वो सब्जेक्ट होगा, जिसके साथ को लगा होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। जो ऑब्जेक्ट 2 को होता है, वर्ब को होता है, प्रीपोजिशन को होता है, तो वो वर्ब का कब होगा, प्रीपोजिशन का होगा। प्रीपोजिशन कब होगा, कल इसी चर्चा मैं कल करने जा रहा हूँ, अगले वीडियो में करने जा रहा हूँ। लेकिन जिस संज्ञा संज्ञा के साथ को लगा रहेगा वो वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, ने जिसके साथ लगा होगा, जिस संज्ञा संज्ञा के साथ लगा वो सब्जेक्ट बनेगा। और भाषा की शुद्धता और सुंदरता के दृष्टिकोण से कभी कभी हम लोग संज्ञा संज्ञा के साथ ने और को छोड़कर दूसरा भी प्रीपोजिशन ले आते हैं, दूसरा भी कारक चिन्ह लगा देते हैं। लेकिन हम लोग अंग्रेजी बनाते समय ऐसे कारक चिन्ह की कोई इंग्लिश नहीं लेंगे, ऐसा होता है रूल में, ढेर सारा रूल आ चुका है। अब मैं तमाम बच्चों से अब विदा लेता हूँ, फिर हम आपको कल मिलेंगे इसके अगले स्टेज के साथ। और तब तक तमाम बच्चों को मेरी सलाह है कि आप कमेंट ज़रूर लिखो यार, एकदम कमेंट लिखो। जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करते रहिए आप लोग, जो कर चुके हैं तो उसकी कोई बात ही नहीं। टेलीग्राम ग्रुप से जुटो, मैं चूँकि इसका PDF तैयार है मेरा, मैं PDF डालने जा रहा हूँ। आपका प्रैक्टिस सेट आपको टेलीग्राम पे कल डालूंगा, आज नहीं डाल पाऊंगा चूँकि मुझे बहुत कहानी समाप्त करनी है कल तक में। कल नहीं हो पाएगा तो मैं परसों उसकी कहानी समाप्त करूंगा। उसके सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इंग्लिश और हिंदी। अभी तो हिंदी सेंटेंस में आप चुन रहे हैं, इंग्लिश सेंटेंस आपको सब्जेक्ट चुनना है, और इसकी बात मैं करूंगा कल अगर समाप्त होता तो ठीक है, नहीं तो परसों। अब 2-3 घंटा का ये वीडियो होता है, क्लास होता है, चूँकि ऑफ क्लास भी हम लोग लेते थे तो 2-3 दिन लगता था। आज समझाने की बात जहाँ तक बात है तो अच्छे से समझाने की जरूरत पड़ जाती है। आप बच्चे समझो, अब किसी चीज़ को एक बार समझो, बार बार समझने की जरूरत नहीं है। चलिए आप तमाम बच्चों को गुड नाइट। ये शाम का समय थोड़ा सा शायद, हाँ, तो गुड नाइट मैं बोलूँ आपको, और आप तमाम बच्चों को भगवान जी की हार्दिक शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद।